सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा डिक्लेरेशन पर किए दस्तखत। ट्रंप बोले मिडिल ईस्ट का शानदार दिन। जंग के खात्मे के बाद आज़ाद फ़लस्तीन की मांग हुई तेज। मिस्री सदर अल सीसी ने ट्रंप से की मांग। एर्दोगान ने भी वर्ल्ड लीडर से किया डिस्कशन। तुर्की और इराक ने काट दिया नेतन्याहू का पत्ता। एंड वक्त पर नेतन्याहू को गजा समिट से हटना पड़ा। ईरानी मिसाइलों के हमले के जख्म अब भी हरे। जून में जख्मी हुए इसराइली ने तोड़ा दम। ईरान ने कहा रेजिस्टेंस फोर्स की हुई जीत। ईरानी आर्मी चीफ बोले दुश्मन को मात देने के लिए नई स्ट्रेटजी है तैयार। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। हेडलाइंस जितनी थी उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए हैं। ये दस्तखत मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी तब्दीली बन सकते हैं। 2 साल की तबाही और जंग के बाद आखिरकार गजा के लिए एक नई सुबह की उम्मीद दिखाई दी है। मंडे को अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गजा ऐलाननामा या गजा डिक्लेरेशन पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका मकसद है जंग का मुकम्मल खात्मा और कायमदार अमन की ज़मीन तैयार करना। अब ये मुल्क जंग के खात्मे के गारंटर हैं ताकि इसराइल दोबारा गजा पर हमला ना कर सके। अब गारंटी इनकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर इसे मिडिल ईस्ट का शानदार दिन करार दिया। ट्रंप ने पहले इसराइल का दौरा किया था कल, आपको पता ही होगा, जहां उन्होंने इसराइली पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ़ की थी। और फिर इसके बाद वो मिस्र रवाना हुए थे, जहां शहर शर्म अल शेख में गजा शिखर सम्मेलन था या गजा समिट थी। कतर और तुर्की के रहनुमाओं के साथ ट्रंप ने इसी समिट में दस्तखत किए और कहा कि ये दिन दुनिया के लिए और मशरिक़ वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के लिए एक शानदार दिन है। ये दस्तावेज़ न सिर्फ कायदे बताएगा बल्कि सबको एक रास्ते पर लाएगा और ये समझौता कायम रहेगा। ट्रंप की पीस प्लानिंग के हिस्से के तौर पर हमास ने कल आखिरी 20 जिंदा इसराइली होस्टेजेस को रिहा कर दिया था, जो 2 साल से गजा में कैद थे। कल ही करीब 2000 फ़लस्तीनी इसराइली जेलों से रिहा हुए हैं। गजा में जंग के खात्मे के साथ ही अब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मांग तेज़ हो गई है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने मंडे को कहा कि 2 कौमी हल यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही वो वाहिद रास्ता है जिससे फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं और इलाके में एक पायदार अमन यानी स्थायी शांति कायम हो सकती है। शर्म अल शेख शहर में गजा पीस समिट की शुरुआत में जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चेयरमैन के तौर पर बैठाया गया था, वहां अल सीसी ने कहा कि मिस्र गजा की रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। ये बाकायदा एक ऐलान था कि गजा की दोबारा जो इमारतें खड़ी करनी है और उसके लिए जो पैसा जुटाना है और जो एक खाका बनाना है, ऐसे इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और मिस्र उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अल सीसी की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है। वो एक मजबूत कायद है जो अपने मुल्क में अमन कायम रखते हैं। इस मौके पर अल सीसी ने भी ट्रंप की तारीफ की। कहा आप ही वो शख्स हैं जो मिडिल ईस्ट में अमन ला सकते हैं। मुझे लगता है कुछ हद तक दोनों ही सही कह रहे थे। अगर मिस्र इतनी कोशिश ना करता तो ट्रंप तो यहाँ रिवियरा बनाने वाले थे। मिस्र ने कोशिश कर अरब और इस्लामिक ममालिक को एक पटरी पर ले आया, एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। और जो बाइडेन ही अगर अब तक अमेरिकी सदर होते तो ये जंग अभी नहीं रुकती। ट्रंप है तो रुक गई। ट्रंप ने ईरान इसराइल की भी जंग बढ़ने नहीं दी, भारत पाकिस्तान की जंग भी बढ़ने नहीं दी। तो लग रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में सही है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा में दायमी अमन, लास्टिंग पीस सिर्फ और सिर्फ 2 रियासतों के हल से ही मुमकिन है, यानी एक आज़ाद फ़लस्तीन की मांग एर्दोगान ने भी मजबूती से उठाई है। एर्दोगान ने ये बात मंडे को ब्रिटेन के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इस हकीकी और मुस्तकिल हल की तरफ ठोस कदम उठाए। ये मुलाकात मिस्र के शर्म अल शेख शहर में गजा अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जहां एर्दोगान ने दूसरे आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात की और तब भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात उठाई।
ترک صدارت کے بیان میں یہ کہا گیا کہ ہم 2 قوموں اور 2 ریاستوں پر بیسڈ حل کے سوا کسی اور راستے کو امن کی ضمانت نہیں مانتے اور دنیا کو اب انصاف کے اس راستے پر ایک ہونا ہی ہوگا۔ ترکی اور عراق نے نتن یاہو کا پتہ کاٹ دیا۔ بندہ آنا چاہ رہا تھا لیکن کہا نہ کچھ ایسا کر دیا کہ نتن یاہو کے پر کٹ گئے۔ اسی لیے اسرائیل کو غزہ سمٹ سے عین وقت پر بیک آؤٹ کرنا پڑا۔ مصر کے شرم الشیخ شہر میں اتنا بڑا جماوڑا جمع ٹرمپ اور دنیا کے بڑے لیڈرز، غزہ امن سمٹ تھی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی یہاں غیر حاضری کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ ترکی اور عراق کے سخت اعتراض نے اس کا راستہ ہی روک دیا۔ AFP کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کی پہل اور ترکی کی سیاسی کوششوں کے بعد، جن کو کچھ دوسرے عرب رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل تھی، نیتن یاہو کو مصر سمٹ میں شرکت سے عین وقت پر منع کرنا پڑا۔ ان کوششوں کی وجہ سے ایک ترکی ڈپلومیٹک سورس نے بتایا کہ صدر ایردوان کی درخواست پر ترکی کی ڈپلومیٹک کوششوں سے دوسرے لیڈرز کی مدد کے ساتھ نیتن یاہو نے میٹنگ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ بولے گئے تو بہت بے عزت ہوں گے، یہ لوگ گھیریں گے، پھر پکڑ کے جینوسائیڈ چلائیں گے، سمجھے؟ اور پتہ بھی کاٹ دیا، آنا چاہ رہے تھے کہ یہ نہیں آنا چاہیے، پھر ورنہ ہم کھل کر بولیں گے۔ معلوم رہے کہ سمٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبدالفتاح السیسی، قطری وزیر اعظم، ترکی کے صدر ایردوان، برٹش پرائم منسٹر، تمام جرمنی کے چانسلر، سب لوگ ختم ہوئے اور اسی سمٹ سے غزہ میں جنگ کے مکمل خاتمے کا آفیشیل اعلان ہوا، دستخط ہوئے، گارنٹر بنے امریکہ سمیت ترکی، قطر اور یہ 4 ملک، مصر، اور کہا کہ اب جنگ ہمیشہ کے لیے ختم۔ کچھ خبریں سر یہاں سے، یہ مصر میں جو سمٹ ہوئی ہے بہت بڑی سمٹ تھی، منڈے والی۔ یہاں پر فلسطین کے جو آدھیکارک کہیے کہ پریسیڈنٹ ہیں محمود عباس، وہ بھی گئے تھے۔ تو محمود عباس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ہاتھ ملایا، انگوٹھا دکھایا، کہا کہ سب اوکے ہے۔ اور محمود عباس سے ایجپٹ سمٹ میں یہ ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ان کی کچھ منٹ کی ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک بات دھیان رکھیے گا، اگر باہری پریشر میں جب بھی ایک نظام قائم ہوتا ہے، باہری پریشر میں کیا، اب تو جو بھی ہوگا، حماس نے کہہ دیا کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا، کیونکہ وہ آئے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو محمود عباس کا رول ابھی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں چل کے یا ان کی پیلسٹینین اتھارٹی کا ہوگا ضرور، غزہ میں جو بھی ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ ایک دی جیروسلم پوسٹ اسرائیلی اخبار کی خبر ہے، ٹرمپ نے اپنے اس غزہ سمٹ، پیس سمٹ جو تھی ایجپٹ میں، اس میں ایک بات یہ کہی کہ ایوری ون گوئنگ ٹو جوائن ابراہم اکارڈز، ٹرمپ سیز ایٹ ایجپٹ پیس سمٹ۔ جو میں نے پڑھا اس میں وہ اس طریقے سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیے کہ جنگ بند ہو گئی ہے، ہوسٹیجز واپس آ گئے ہیں، عرب اور مسلم ممالکوں نے اتنی شاندار کوشش کی ہے، اب مڈل ایسٹ میں امن آنا چاہیے اور ایک یہ نیا سویرا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ سبھی کو ابراہم اکارڈز جوائن کر لینے چاہیے، یعنی اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے جو ہیں وہ نارملائز کر لینا چاہیے، تاکہ پھر کوئی بھی کانفلکٹ نیا جنم نہ لے پائے۔ لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ ابھی تو سب فی الحال دیکھ رہے ہیں غزہ کے سیز فائر کو، کہ کہیں کوئی اور چیز نہ ہو جائے۔ دیکھیے نیتن یاہو کا تو اس میں گھاٹا ہو چکا ہے، پولیٹیکل ڈیمیج بہت ہوا ہے، چپے چپے پر جیروسلم میں، ٹیل اویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پوسٹر ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ ہی ہیں جو اس امن کو لائے ہیں، ہوسٹیجز کو گھر لائے ہیں، ورنہ یہ کام پہلے ہو سکتا تھا، لیکن نیتن یاہو نے اپنے ذاتی اور پولیٹیکل مفاد کے لیے اس جنگ کو اتنا لمبا کھینچا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اسرائیل حماس کوئی جیتا کوئی ہارا، اس چکر کو چھوڑ دیجئے، نیتن یاہو ہار گیا ہے اپنے سیاسی مقصد میں، اب اسے اس کا فائدہ ہوتا دکھ نہیں رہا ہے، یہ اگلا الیکشن بتائے گا۔ رامت گن مین ڈائز آف وونز فرام ایران میزائل اٹیک ان جون دیٹ کلڈ ہز پارٹنر۔ رامت گن میں جو اسرائیل کے جو علاقہ تھا رامت گن، وہاں پر جو میزائلیں گری تھیں آ کے دھون دھون کر کے ایران کی، جون میں 12 روزہ جنگ میں، اس میں ایک شخص کی بیوی ماری گئی تھی، اب اور وہ شخص بھی جو تھا ضعیف تھا، 76 سال کا، وہ زخمی ہوا تھا، وہ اسرائیلی، اور اب وہ زخموں سے ابھر نہیں پائے، بہت دن سے علاج چل رہا تھا، لیکن ان کی موت ہو گئی۔ یہ خبر دی ہے دی ٹائمز آف اسرائیل نے۔ اچھا، جو پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں کل فلسطین کے،
जो कैदी रिलीज़ हुए हैं इसराइली जेलों से लगभग 2000, उनको लेकर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो हमास से भी पुराना मूवमेंट है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं नखाला, उन्होंने ज़ायद अल नखाला, उन्होंने ये कहा है कि ये आज़ादी और ये रिहाई सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से, मुक़ावमत की वजह से मुमकिन हो पाई है, वरना ये रिहाई मुमकिन नहीं थी। ये उनका दावा है कि इसराइल को इस वजह से झुकना पड़ा। बाकी जो दुनिया में बातचीतें और मुलाकातें और मीटिंग्स चलती रहीं वो अलग चीज़ है। अली लारिजानी ये बहुत अहम शख्स और बहुत अहम चेहरा है ईरान की सियासत और ईरान की, मैं कहूँगा, हिफाजत दोनों का। अली लारिजानी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। ये बहुत बड़ी तोप है ईरान की ये काउंसिल। और आप जो है वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खामनेई साहब के करीबी भी हैं। इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस रिमेन स्टेडफास्ट एंड विक्टोरियस, कि रेजिस्टेंस जो है, मुकावमत जो है वो दृढ़ भी रहेगी और हमेशा फातेह भी रहेगी, वही जीत हासिल करेगी। ये इन्होंने गज़ा के जो अब सीज़ फायर हुआ है इसके कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि आप इसराइल की तस्वीरें देख लीजिए और गज़ा की तस्वीरें देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जीत किसकी हुई। लारिजानी ने यह भी कहा कि जो सपोर्ट बढ़ गया है हमास के लिए गज़ा में, वो इसराइल को देखना चाहिए। उस बिहाफ पर, उन नज़ारों को देखते हुए इन्होंने बयान दिया कि रेजिस्टेंस रिमेन स्टेडफास्ट एंड विक्टोरियस। लेकिन ईरान से एक और बयान आया, वहाँ के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमने नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं टू काउंटर थ्रेट्स, यानी ख़तरों से निपटने के लिए हम नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर चुके हैं। अब जो हमारा जवाब होगा वो कुछ नए तरीके से होगा, जिसे दुनिया देखेगी, परखेगी और समझने की कोशिश भी करेगी कि ईरान कितना हर दिन अपने आप को डेवलप कर रहा है। आमिर हातमी जो है मेजर जनरल, इन्होंने ये बयान दिया है। एक बयान लेबनान से आया है। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने ये कहा है कि अब रीजनल कॉन्सिलेशन होना चाहिए, मतलब आप पूरी तरीके से रीजन में अमन, स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब अमन होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि, और इन्होंने बाकायदा इसराइल से ये मांग की है कि अब वो अपने मिलिट्री एग्रेशन को, अपने हमलों को रोक दे। साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह के अड्डों पर जो कर रहा है, अब तुम्हारे यहाँ हॉस्टेज आ गए, तुम्हारे यहाँ अमन कायम हो गया, अब तुम भी अमन से रहो, हमें हमारे तरीके से निपटने दो, तुम अपना काम देखो। तो ये सारी खबरें थीं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ईमानदारी से बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।